फॉर हैविंग मी, और मुझे इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी दूसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप अपना माइक को काइंडली अनम्यूट कर लें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका आना हमारे लिए बाइसे फख्र है। यकीनन आपका आना हम सब के लिए मुफीद साबित होगा और आपके आने से किसानों के बहुत सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह जी। और ये आपका जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू मैं समझता हूँ कि मुल्क में बाकी जो सुनने वाले हैं, ख़ास करके जो फार्मर्स हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम है, और जो रिसर्च वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी फ्राहम करने वाले हैं, ये सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, कौम जी तरक्की करेगी। इंशाल्लाह सर, हमारा मकसद ही दरअसल ये है कि जब हमारा किसान तरक्की करेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह हम इस मुल्क को खुशहाल बनाने में जरूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हम चलते हैं इंशाल्लाह। अपने सवालात की तरफ, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे सवालात से कोई अपने जहन में आपके जो जवाब हैं, सवाल हैं, उनके बेहतर आपको जवाब मिल जाएंगे और आपके मसलों के कोई बेहतर हल मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम चलते हैं अपने पहले मेहमान के साथ, डॉक्टर अशफाक अहमद चट्टा साहब। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ज़राअत में कहाँ पर खड़ा है और टेक्नोलॉजी का फार्मर्स के साथ कितना गैप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, आपने इसमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये एक फकीरुल मिसाल प्रोग्राम है। इस तरह की बहुत सी काविशें और भी हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि आपने ये जो काम किया है, ये बहुत एक आला मिसाल है कि एक फार्मर्स तक कैसे पहुंचना है। हम इसको अपनी ज़बान में आउटरीच कहते हैं। फार्मर्स को बेशक आजकल जैसे कि कोविड की रिस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से फिजिकल मीटिंग्स जो हैं वो मुमकिन नहीं रही। लोगों के साथ राब्ता, जाना आना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इस तरह के जो टूल्स हैं, जैसे कि अभी मेरे कुलीग कह रहे थे, इस तरह की मीटिंग्स जो हैं उन वो हमें हमारे लिए एक लेसन है, एक सबक हमें मिला है कि फिजिकल मीटिंग्स के अलावा ये जो आईटी के डिफरेंट टूल्स और गैजेट्स हैं, उनके जरिए मीटिंग्स करनी जो है वो बहुत ज्यादा अहम हो गई हैं इस दौर में। तो आपके सवाल के जवाब की तरफ आए तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पिछले 2-3 साल में हम काफी बेहतर हुए हैं। ये जो साल गुजरा है, इसमें हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, खास तौर पर जो हम 5 क्रॉप्स जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, वीट हमारी तकरीबन 28 मिलियन टन तक हुई है, जो कि 26 मिलियन टन होती थी वीट। इस साल रिकॉर्ड पैदा हुई है। गवर्नमेंट ने उसमें काफी सारी उसकी कीमत भी, सपोर्ट प्राइस भी काफी बेहतर की। जमींदार जो सेंट्रल पंजाब का है, पुठवार में थोड़ा सा मसला है, वहाँ रेन फेड होता है। अगर बारिश हो तो अच्छी फसल होती है, वरना नहीं, उसमें मसला हो जाता है। इसी तरह कॉर्न जो है, ये हाइब्रिड कॉर्न है, ये बिल्कुल किसी जगह मकई का जिक्र नहीं होता था, सिर्फ 2.5 मिलियन तक होती थी। ऐसा ऐसा अच्छे सीड की वजह से ये अब तकरीबन 7.5 और 8 मिलियन टन तक ये भी हो रही है, और ये रिप्लेस कर रही है वीट को। जब पोल्ट्री फार्म में वीट जाती थी, तो पोल्ट्री फीड में और वनडे में, तो वो जो है अब ये जा रही है। इस तरह तीसरी चीज है, अल्लाह का शुक्र है कि ये राइस जो है, हमने पिछले साल 3 बिलियन डॉलर की राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया है इंडिया को। थोड़ा मसला आ गया था, इसलिए पाकिस्तान की राइस जो है वो एक्सेप्टेबल हुई और बहुत जबरदस्त। कॉटन में हम क्राइसिस में हैं, लेकिन इस साल कॉटन में अभी तक 8.5 मिलियन बेल्स तक हम पहुंच चुके हैं, और अभी सीजन है काफी, नवंबर तक ये आएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो जो यकदम ये अचानक इसमें रिडक्शन हुई थी, तो ये पूरी हो जाएगी। मैं हर चीज तफसील से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल शुगर केन में हम ठीक हैं। शुगर केन के मसाइल और हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और हमारी प्रोडक्शन कम है, उसमें बड़े सारे मसाइल हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पिछले 1 या 2 साल से थोड़ी सी एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल में चट्टा साहब का थोड़ा इंटरनेट का मसला हो गया। आप सब जानते हैं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी के जहाँ पे बहुत फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। सर, क्या आप हमें सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे?
जी सर, जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। अच्छा, ओके। तो मैंने अभी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जस्ट ये बता रहा था कि जितनी भी 5 अहम फसलें हैं, उनकी थोड़ी एरिया और प्रोडक्शन के मुतालिक। अब आपके अगले इस सवाल का दूसरा जो हिस्सा है, वो ये है कि मसाइल क्या हैं? इस वक़्त हमारे जो मसले, उनमें सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि 1962 में एक दफ़ा हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन एक आया था, जिसमें हमारी जो व्हीट की और जितने भी सीरियल्स हैं, इनकी पैदावार 4 गुना, 5 गुना बढ़ गई थी। और अब अब हमने अगर इसमें रेवोल्यूशन लाना है, तो अब यूज़ ऑफ आईसीटी, जिसको हम आईटी का यूज़ कहते हैं, वो नए गैजेट्स, नए-नए टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, इनके ज़रिए अब हम आगे जा सकते हैं। मैं अब हमेशा ये एडवोकेसी करता हूँ कि एक एक जगह पर जब ग्रीन ट्रैक्टर का पंजाब के अंदर मुकाबला होता है, तो एक जगह पर 98 मार्स फी एकड़, ये मैं आपको ऐसे नहीं, ये वसूख के साथ बता रहा हूँ कि डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ने मुख्तलिफ जगहों पे जब मुकाबले कराए, तो उसमें 98 मन फी एकड़ वीट की पैदावार हुई। और हमारी नेशनल एवरेज जो है वो 30 मन है, 29 साढ़े 29 मन और 30 मन है। तो ये इतना जो यील्ड का गैप है, इसको पूरा करने के लिए जो जिम्मेदार अच्छी सीड से शुरू करता हूँ मैं, मुख्तसर तरीन अच्छा सीड, अच्छी जमीन की तैयारी और उसके बाद प्रॉपर फर्टिलाइजर बैलेंस, उसके बाद रिक्वायर्ड जब पानी हो तो पानी दें, और फिर उसके इंसेक्ट पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, और फाइनली उसकी हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। ये 5 काम जो बंदा कर रहा है ना, वो अपनी हमारी नेशनल एवरेज से डबल ले रहा है व्हीट की, और इसी तरह कॉर्न की, इसी तरह बाकी। अ, इसमें मसाइल ये हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस पे भी हमारे ज़िम्मेदार जो है वो अमल नहीं कर रहे, और उसकी वजह उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हम उन तक पहुँचे नहीं। हमने उनको ये नहीं बता सके कि आपका ज़िम्मेदार जो है, अगर आपका एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो है, वो अगर 80 मन या 70 मन व्हीट की या 60 मन, मिनिमम आप कह लें 50 मन भी ले रहा है, तो वो नेशनल एवरेज से 60 मन जो है अगर ले रहा है, तो डबल है। तो इसलिए अब जरूरत है यूज ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, मैं आपको कहूँ। और ये जो गैप है, यील्ड गैप, इतना बड़ा यील्ड गैप है, हम हाफ पे खड़े हैं और हमारी पोटेंशियल जो है वैरायटीज का वो डबल है। फिर आप देखें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है। हम दुनिया में मुकाबला कैसे कर सकते हैं जब हमारी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हीट की, शुगर केन की, कॉटन की, और उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, हमारा नेट इनकम जो फार्मर की है वो कम होगी, तो हमारा फार्मर compete नहीं कर सकता। हम कैसे इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं अपनी कॉटन? हम कैसे शुगर केन की जो चीनी है वो वहां कैसे compete कर सकती है? व्हीट व्हीट जो है, हम हमारे पास 28 मिलियन टन व्हीट है, इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो 40 लाख टन और मंगवा रही है, सिर्फ इस वजह से कि ताकि ये जो एक कुशन रहे, और जो हमारा आटा जो, और ये हमारी स्टेपल फूड है। और आपको पता है हम सुबह से लेकर सुबह दोपहर शाम पूरी कौम इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइस और खास तौर पर व्हीट के। तो ताकि इसमें फूड सिक्योरिटी बरकरार रहे। फूड सिक्योरिटी, अगर भूख नहीं पड़ेगी, नहीं होगा, तो हुकूमतें हमारी चलती हैं, ये हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो ये हमारे मसाइल, हमारे पास अगर मसाइल करें तो मसाइल की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं उनको मसाइल नहीं कहता, मैं कहता हूँ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रेजोल्यूशन। हम देखें, अगर मैंने आपको बताया कि 20 मन एवरेज होती थी मकई की पैदावार हमारे सेंट्रल पंजाब में। ना साउथ को छोड़ते हैं, साउथ में क्योंकि कॉटन के लिए मशहूर है। और जो हमारा पोटवार का एरिया है, ये रेनफेड है, यहाँ पे मूंगफली और साथ व्हीट और साथ पल्सेस का, और ये जो ब्रासिका और तारामीरा, इस तरह की जो फसलें, इनकी इनकी बड़ी जबरदस्त गुंजाइश है, और यही हो रही है बड़ी देर से। और काफी सारे लोग अब चेंज कर गए हैं, पोटवार का एरिया जो है वो अब चेंज हो गया, इसलिए कि वहां पे ग्रेप्स की प्रोडक्शन, वहां पे ओलिव की काश्त, वहां पे सिट्रस बड़ा जबरदस्त। तो ये बातें हम अगली एक साथ में भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, हमारी जो नेट इनकम है फार्मर की वो कम है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उनके ऊपर हम हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम डिसेमिनेट नहीं कर सके, फार्मर के पास अभी तक नहीं है। अगर आप देखें
हमारे पास ऑनरेबल यासर अब्बासी सर साहब मेरा है यहाँ मेरे पे साथ। एक, सर आपकी बात से मुंसलिक मेरा एक सवाल है कि सर फार्मर जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग यानी कि जो रवायती तरीका है काश्त का और जो रवायती क्रॉप्स हैं फसलें हैं वो उगाने से मतलब बाज नहीं आ रहे, वो समझ नहीं रहे इस बात को कि हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर गंदम उगा रहे हैं तो उसकी जगह पे हम कुछ और उगा सकते हैं, कुछ कोई भी ऐसी क्रॉप जो कि उनके लिए ज्यादा मुनाफे का बायस नहीं बन रही, उसकी जगह पे हम कोई और फसल लगा सकते हैं। सर वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। फिर वो इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है कि जो हम उनको नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं उनके माइंड में इनसिक्योरिटीज हैं, खदशात हैं, वो सही तरह बात को समझ नहीं पाते। सर आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है, फार्मर जो है वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आना चाहता? आज जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी वायबल होगी ना, जिम्मेदार और हमारा फार्मर इतना वाइज और इतना अच्छा है कि जो उसको नजर आता है कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर है तो वो उसको बेशक उसको खरीदनी पड़े, जितने मर्जी पैसे उसमें लगे वो लेके आता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी प्रॉफिटेबल है और कितनी वो सस्टेनेबल है। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक दो सिर्फ दूंगा। पूरे सेंट्रल पंजाब में, खास तौर पर नहीं, साउथ पंजाब में, सॉरी, साउथ पंजाब में अब पूरी की पूरी कॉटन जो है वो बेड फरो के ऊपर काश्त हो रही है। आज से 10 साल पहले कभी भी नहीं होती थी, छठे के साथ होती और ड्रिल के साथ होती थी। इसी तरह अब दूसरी मिसाल, मोटी मिसाल दूंगा मैं आपको, जिम्मेदार समझ लें और मेरे सारे भाई जो इस बात, आपको पता है कि मैंने फिर बात वो किया है कि मकई जो है वो ये 20 मन फी एकड़ होती थी, अब एवरेज 120 मन फी एकड़ है। और नहीं भी अगर तो 100 मान तो हर जगह पे ये जो हमारा केएलपी रोड है, जिससे ये दीपालपुर और ओकाड़ा साहिवाल का एरिया अप टू चिचावतनी और खानेवाल, इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉर्न प्रोडक्शन है। और ये अब कैसे चेंज हुई है, इसकी टोटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। नंबर 1 सीड, सीड के बाद उसकी एग्रोनॉमी चेंज हुई है और उसके बाद फिर उसकी पोस्ट हार्वेस्ट, उसमें दुनिया जान की हर चीज उन्होंने स्टोर करने के लिए, हार्वेस्ट करने के बाद ड्राई करने के लिए ड्रायर हैं। इसी तरह बाकी जो, तो मैं आपको फार्मर रिलेक्टेंट नहीं है। फार्मर उसको नंबर 1 रीच टू दी टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि वो पहुंच जाए। दूसरी बात ये है कि हम उसको किताबी बातें ना बताएं, उसको बताएं कि आपकी ये जो फसल है इससे मुनाफा कैसे लिया जा सकता है। अच्छा सीड अगर उसको हम कन्विंस कर लें, अब आपको पता है पूरे इस 5 डिस्ट्रिक्ट में जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, उकाड़ा से शुरू कर ले, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, चिचावतनी और आगे खानेवाल तक, ये सारा जो बेल्ट है, यहाँ पे जिम्मेदार को आप मिन्नतें भी करेंगे तो वो सिंथेटिक मेज नहीं काश्त करेगा, वो हाइब्रिड मेज काश्त करेगा। वो कहेगा जी मैंने बायर की, मैंने मॉन्सेंटो की, मैंने आईसीआई की, मैंने बॉयनियर की, मैंने ये ले। अब इसी तरह और है, बड़े सारे लोग जो हैं वो अब इस पे चले गए हैं जिसमें ये वेजिटेबल फोर्सिंग है और टनल पे चले गए। वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब है वेजिटेबल को ग्रो करना उसके सीजन के उलट। जब उसका सीजन नहीं है तो उसको यानी सर्दी के अंदर आप अगर उसमें टमाटर, ये जो खीरे उगा रहे हैं आप, उसमें शिमला मिर्च उगा रहे हैं आप, उसमें और चीजें, तो वेजिटेबल फोर्सिंग, तो ये टनल्स जो है, इतना टनल्स का बड़ा रवाज, लोग अभी तक भी बड़े सक्सेसफुल है टनल के लिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने अच्छा सीड इस्तेमाल किया है, अब्बासी साहब को ये इसका बड़ा तजर्बा है, मुझे पता है, वो लोग आज तक कामयाब हैं। और जो लोग किसी एक दफा भी उन्होंने बुरा सीड इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर उसका पाना और उसके जो रेजिडुअल इफेक्ट इतना रहता है, फिर दोबारा वहां पे नहीं होता। तो बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर अब देखें, साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। कोटवार में अगर वहां पे इस वक्त जो मैंने फ्रूट्स के कहा, अगर वो हैं तो उनकी पिकिंग के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर आप देखें खुशाब, अगर आप मियाँ वाली फक्कर और इस एरिया में अगर पल्सेस होती हैं, तो पल्सेस के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और उनके लिए नया सीड, में आपको अनफॉर्चुनेटली हमारा कसूर है, हमारे पास 1 या 2 पल्सेस जो है, मूंगी खास तौर पर जिसको सठी हम बोलते हैं 60 दिन वाली, वो 6606 या ऐसा उसका नाम है मुझे से, तो वो उसके अलावा कोई और हमारे पास सर्टिफाइड वैरायटी भी नहीं है। माश का किससे पूछ के देखें, माश की हमारे पास हम $4 बिलियन जो है उससे ज्यादा ऑयल सीड बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अगर हम उनको अच्छी वैरायटी फार्मर को दें
तो ये जो पूरा इतना पोटेंशियल है पुठवार के एरिया में और पूरा थल खाली पड़ा है, और यहाँ पे हम ऑयल सीड ग्रो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कंपनी बनाई है पेमको, पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी। उसका मकसद ही ये था कि जितना भी हमारे पास थल एरिया है, इतनी जमीन वहां पे लाखों एकड़ पड़ी है, वहां पे ऑर्चर्ड लगाना, और खास तौर पे सिट्रस ऑन ड्रिप। और दूसरी बात यह है कि वहां पे ऑयल सीड ग्रो करना, और वहां पे जितनी भी ये बेहतरीन हमारा ब्रासिका, कैनोला और नई जो आ रही हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज, ये अब देखिए मैं आपको कहता हूँ, वी आर स्टक विद 5 क्रॉप्स, व्हीट, राइस, कॉर्न, कॉटन और शुगर केन। इसके बाहर बंदा कोई सोचता ही नहीं। हमारे पास हाइब्रिड बाजरा है, जिसको मैं आसान जुबान में पर्ल मिलेट कहते हैं, लेकिन बाजरा है हाइब्रिड, 30 से 40 मान तक निकलता है, छोटा रहता है, सिर्फ 3 फुट तक, 3.5 फुट तक। फिर उसके बाद बहुत बड़ी सिट्टे वाली और दुम्बे वाली हमारे पास सॉर्गम है, वो भी शॉर्ट स्टेचर है, 3.5 से 4.5 फुट, तो 40 मन निकलती है और 4,000 उसका रेट होता है। तो मतलब ये अल्टरनेट क्रॉप्स हैं, पानी कम से कम लेती हैं, ये क्रॉप्स हैं बहुत कम पानी लेती हैं, वेरी हाई टेम्परेचर में ये ग्रो करती हैं। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हम लैग कर रहे हैं। हमारा जिम्मेदार जो है, हम उसको नहीं बता पा रहे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपने हर जगह पे राइस और व्हीट ही ग्रो करनी है या कॉटन और व्हीट ही ग्रो करनी है। हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज, जैसे मैंने आपको 5 जिले बताए हैं पहले, लाहौर के मजाफात से लेकर खानेवाल तक, ये जो नीचे 4-5 जिले हैं, यहाँ पे टोटल पैटर्न ये है, कॉर्न फॉलोड बाय आलू, आलू और मकई, इनका ये क्रॉपिंग पैटर्न है, और साल में 2-2 फसलें लेते हैं दोनों की। तो अब देखें उनकी टेक्नोलॉजी, कभी जिंदगी, अब उनको कोई इससे रोके भी तो वो नहीं रुकेंगे। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? बेसिकली एग्रीकल्चर सच से आई है, मतलब बेशक वो लेकिन सर मैं माजरत करती हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए, रोकने के लिए बीच में। लेकिन सर देखिए, मुसलसल एक जमीन पर एक ही किस्म की आपको फसल उगाना, वो भी तो जमीन के लिए ठीक नहीं है सर। इसके साथ साथ बेशक ऐसा ही है कि आपके पास माशाल्लाह बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आपको रोकने के लिए कहना ही पड़ता है। तो बस वक्त महदूद है, तो हमने बाकी मेहमानों को भी इंशाल्लाह लेना है। सर मेरा आपसे एक और छोटा क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम आपके साथ एंड करेंगे और हम यासिर साहब से गुफ्तगू करेंगे। सर आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, खासकर पाकिस्तान का। हम टॉप कंट्रीज में आते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रही हैं। आम जुबान में से कहते हैं कि मौसम की बदलती हुई सूरत हाल। सर आप इस बात के लिए परेशान है, अगर एक साल अच्छी पैदावार आती है तो अगले साल वो बिल्कुल ही वैसी नहीं रहती, बहुत नीचे आ जाता है। तो सर इसके लिए क्या ऐसे आपकी नज़र में ऐसे कौन से हल हैं जिन्हें हम मुसलसल अपना सकते हैं और हम कम से कम नुकसान हो हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो? सर ये सवाल आपसे इसलिए है कि आपकी एक्सपर्टीज हैं क्लाइमेट चेंज में, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही है, आप मेरी एक्सपर्टीज है। मैं मुख्तसर तरीन, क्योंकि मैं पहले आपने बाकी मेहमानों से भी बात करनी है, मैं बता दूं पाकिस्तान में 2000 से लेकर ऑनवर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमने क्लाइमेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। पहले एक लैब बनाई एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के नाम से, ये किताबी बातें थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया। फिर क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर बनाए 2-3, और सिर्फ पंजाब तक नहीं रहे। फिर मैं KPK में, हमने वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में बनवाए। फिर उसके बाद टंडोजाम गया, और वहाँ पे जो हमारे पास चीजें यहाँ थी वहाँ भी हमने रिप्रोड्यूस की। और फिर मैंने 25 लोग जो है ना, टोटल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज ए प्रोफेसर मैंने लोगों को ट्रेन किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उनकी PhD की डिग्री दी। फिर ये सब लोग बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर क्रिएट करने का मकसद ये था कि हम क्लाइमेट चेंज को समझ सकें। तो अब ये स्टेज है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अब ये स्टेज है कि हम समझ नहीं रहे, बल्कि हम समझने और अवेयरनेस की स्टेज से काफी आगे हैं, और हम compete करते हैं इंटरनेशनली। DFID की फंडिंग हो, UKAID जिसको हम कहते हैं, USAID की फंडिंग हो, JICA की फंडिंग हो, जो जापान वाले, दुनिया में कोई प्रोजेक्ट हो तो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे कंसोर्शियम बनता है, और क्लाइमेट चेंज के फंड यहाँ पे ज्यादा आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम दुनिया में हम क्लाइमेट को खराब करने वाले में 127 नंबर पे हैं। यानी हम कहते हैं ना, ये
कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है और उसकी वजह से GHG, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, किताबी बातें मैं जिम्मेदारों से नहीं करना चाहता, यानी मीथेन निकलती है राइस के फील्ड से, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम AC चलाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। हमारी जिंदगी होगी आसान। आसान जिंदगी की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम कंट्रीब्यूटर नहीं है, हम सिर्फ 127वें नंबर है कंट्रीब्यूशन में, लेकिन जो हम इफेक्ट हो रहे हैं वो हम 7वें नंबर पे हैं। दुनिया में 7वें नंबर पे क्लाइमेट। अब जब क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, बार बार हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज का मतलब यह है जब फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें ज़राअत में ये है कि हमारी फसलों को जो पानी हमने देना है वो ज्यादा देना पड़ता है, और पानी हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए फिर दूसरी वो फसलें जो पानी जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो हमें फिर वो छोड़नी पड़ेगी। एक टाइम आएगा, अब बहुत सारे लोग ये एडवोकेसी करते हैं कि हमें राइस और शुगर केन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए था, काम करना चाहिए था। तो क्लाइमेट चेंज इसकी आगे बहुत तफसील है। क्लाइमेट को सर यहाँ पे मैं आपकी बात को काटूंगी माजरत के साथ। सर बिल्कुल यही बात है कि जो अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा मकसद छोटे फार्मर को भी साथ लेके चलना है, जिसके पास बहुत थोड़ी जमीन है और बहुत महदूद वसाइल है। सर अगर बारिश नहीं होती तो वो ट्यूबवेल से पानी लेता है, और आपको पता है कि उसकी एक अमाउंट है, पैसे हैं कि वो पानी जो लगता है ट्यूबवेल जमीनों को पानी लगता है। सर उसके अलावा वो खाते लगाते हैं, उसमें उसकी बस हो जाती है। तो इसके टेक्नोलॉजी, तो फिर टेक्नोलॉजी की ना वो बात सुनना चाहते हैं ना वो करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को ना वो अडॉप्ट करना चाहते हैं और ना वो खरीद सकते हैं। तो सर ऐसे किसानों के लिए जो इस तरह की मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, फिर आपको पता है कि हमारी अभी मुल्क में कोई ऐसा खासा निज़ाम नहीं है कि हम कोई हर क्रॉप के ऊपर बहुत सब्सिडी दें। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अब इकदाम बहुत अच्छे शुरू किए हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सर उन किसानों के लिए जिनके पास बहुत कम वसाइल हैं, आप उनके लिए क्या मशवरा देते हैं? हाँ, मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि हमें जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसको थोड़ा छोड़ के जो बाकी क्रॉप्स है ना, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी सारी लोग हैं जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं, वो ऑर्चर्ड पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, नहीं ये हमारी किनुआ और ये नई क्रॉप्स इस तरह की आई हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम है और उनका प्रॉफिट ज्यादा है। फिर जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, मैं आपको वेजिटेबल्स के ऊपर काफी, मुझे पता है लेबर का मसला है, जिम्मेदार जब लेबर के नहीं मिलती तो वेजिटेबल की तरफ नहीं जाता। हम खुद जिम्मेदार हैं, फार्मर हैं छोटे से, तो मुझे पता है कि इसको हल सिर्फ इसका ये है कि इनके अलावा हाई यील्डिंग और भी ऐसी हैं क्रॉप्स जिनके ऊपर उनको जाना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट जब आप मुझे टाइम देंगी तो मैं आपको उसकी तफसील बता सकता हूँ कि कौन सी नई क्रॉप्स हैं जो राइस को, वीट को, कॉर्न को, शुगर केन को और कॉटन को छोड़ के, इसके अलावा जो है, मैंने 2 मिसालें पहले दी थी, वो खास तौर पर मैंने ड्वार्फ सोरगम और ड्वार्फ पर्ल मिलेट जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी जबरदस्त है। वो पोठोहार के एरिया में भी लग सकती हैं, और वो जो थल का हमारा एरिया है, ये लिया बक्कर और ये जो जहाँ पे, इसमें भी बड़ी कामयाब है। इवन जो हमारा मिक्स क्रॉपिंग जोन है, मैंने आपको 2 जोन तो पहले जबरदस्त पहले बताया ना 2-3 दफा, एक तो कॉटन वीट और दूसरा राइस वीट। एक दरमियान में एक है हमारा सेंट्रल पंजाब, उसमें शुगर केन, उसमें पल्सेस, उसमें वीट, उसमें कॉर्न, ये 4-5 मकई, ये फसलें काश्त होती हैं इकट्ठी, इसको फिर मिक्स क्रॉपिंग जोन कहते हैं। पल्सेस का बड़ा स्कोप है। मैं आपको बताऊं, पल्सेस जो है ना, ये आप कोई दाल उठा के देख लें, 400 350 उसकी कीमत है। और हमने खुद, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ एज ए फार्मर, हमने 10 एकड़ पिछले दफा ये पानियर का जो राया था, वो सरसों वो लगाई और वो 40 मन फी एकड़ हुई और 45 मन 4500 फी एकड़ के फी मन के हिसाब से, तो आप हिसाब लगा लें 3 महीने के अंदर ये we have to encourage the farmers towards oilseed crops and pulses। इसकी तरफ जाएंगे ना हम, अच्छा सीड दें, बेशक सपोर्ट प्राइस रखे जैसे गवर्नमेंट वीट की रखती है, इस तरह ये भी रखे। अगर हम 4 बिलियन US$ की बाहर से ऑयल मंगवा रहे हैं, तो 1 बिलियन या हाफ अ बिलियन या चंद मिलियन भी अगर जिम्मेदार को दिए जाए कि आप ये ग्रो करें और हम बाई बैक करेंगे। आप ऑयल सीड ग्रो कर दें कनोला, हम मुझे 100 एकड़ कनोला का किसी को सपोर्ट करें, हमारे जबरदस्त जिम्मेदार इधर बैठे हैं, तो वो
उनको करें और उनको ये गारंटी हो कि गवर्नमेंट इस रेट पे वापस ले लेगी। तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले सियालकोट से लेकर चीचावतनी तक हर जगह पे सनफ्लावर ग्रो होता था सेंट्रल पंजाब में, और हमारे पास मिलें थी, वली ऑयल मिल है हमारे पास है और बड़ी सी मिलें थी। इन्होंने फौरन खरीदते थे जिम्मेदार से। उस वक्त मुझे रेट याद है, एज ए फार्मर हम 540 रुपए पर 40 kg उनको देते थे। उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, जिम्मेदार ने ग्रो करना बंद कर दिया। मार्केटिंग बहुत बड़ा मसला है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा नेक्स्ट जो है जिससे हम सस्टेनेबिलिटी होगी, उसमें ये है कि हम ऑयल सीड पे जाएं और साथ पल्सेस पे जाएं और साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करें। हम इन 5 क्रॉप्स का, जिनका मैं चौथी दफा नाम नहीं लेना चाहता, इन पे ना अड़ जाएं। हम और क्रॉप्स जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम में लेके आए, जिसका मैंने पहले 2-3 का नाम बताया, उसके अलावा बहुत सी और हैं। मतलब ये जो सर कट रोजेज हैं, एसेंशियल ऑयल, जी सर इशफाक जो साहब, ये बड़ी बहुत सी अहम चीजें हैं जो बहुत इनकम देती हैं फार्मर को। तो उसकी तरफ हमें इनकरेज करना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ फार्मर का कसूर नहीं है, ये हमारी आउटरीच नहीं है कि हमने उसको, एक यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है, उनका एरिया बनता है, वो वहां पे आए। जो सेंट्रल पंजाब है, ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और साथ रिसर्च डिपार्टमेंट का बनता है, वो आउटरीच हो, फार्मर के पास पहुंचे। एक साउथ में यूनिवर्सिटी है और ये एजुकेशन एडवाइजरी, अब हमें जरूरत है वेरी वेरी प्रिसाइज एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द फार्मर। फिर जाके ये चेंजेस होंगी और उससे फिर हमारा रेवोल्यूशन आएगा। उसमें हमारी नेट प्रॉफिट, जो आपका एक बज़वर्ड आपकी आज की टॉक का ये है कि हाउ टू सेव एग्रीकल्चर एंड हाउ टू इंप्रूव द इनकम ऑफ द फार्मर। तो इनकम ऑफ द फार्मर इससे हो सकती है कि उसको नई फसलें बताई जाए, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए और उसको नेट प्रॉफिट उसका बढ़ाया जाए, तो फिर वो फार्मर सेव होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बातें बड़ी मुफीद साबित हुई हैं, इंशाल्लाह किसान भाइयों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होंगी। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी सर आपकी अहम राय हम आपसे लेते रहेंगे। सर कुछ सवाल, कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो कुछ सवाल हैं आपके लिए, तो मैं आपको आगे जो रखती हूँ, तो काइंडली आप उसका आंसर कीजिएगा। सर पूछ रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग का हमें क्या फायदा है, और इसमें तो मेन क्रॉप इज लो, और कहते हैं जो मेन क्रॉप है उसकी इसमें यील्ड कम होती है, पैदावार कम होती है इंटरक्रॉपिंग में। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ठीक जो है भी साहब पूछ रहे हैं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इंटरक्रॉपिंग आपको किसी बहुत बड़े फार्म पे या ओवरऑल ये नजर नहीं आएगी। उसकी वजूहत हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत हुए, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इसमें मेन क्रॉप जो है उसकी सेक्रीफाइस हो जाती है, उसकी यील्ड कम हो जाती है। इंटरक्रॉप जो इसका बेसिक आइडिया था, वो बाय डेफिनेशन भी यही है कि अगर एक क्रॉप फेल्योर हो जाए किसी वजह से, तो फार्मर को दूसरी क्रॉप एज ए ऑप्शन उसके पास मौजूद रहे और कम से कम टोटल क्रॉप ना हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो जाए। लेकिन इंटरक्रॉपिंग आपको मैं बता रहा हूँ, किसी जमाने में बिफोर पार्टीशन की बात मैं करता हूँ, हमने तारीख पढ़ी है और अपने देखते भी हैं फोर फादर्स को। चने के वीट के अंदर चने हमेशा होते थे, ये इंटरक्रॉपिंग की बड़ी पुरानी मिसाल है। लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता था, 9 मन गंदम होती थी और 5 मन चने होते थे, तो जिम्मेदार जो है उसको कुछ भी नहीं मिलता था। फिर ऐसा ऐसा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसमें फिर वीट अकेली, कभी सेक्रीफाइस, अब कोई जिम्मेदार सोच सकता है कि वीट के अंदर कोई इंटरक्रॉपिंग करेगा? नहीं, कोई भी नहीं करता। हाँ, वो एरियाज जहाँ पे मार्जिनल लैंड्स हैं और जमीन जो है वो पल्सेस है, पल्सेस के, अब शुगर केन के अंदर वेजिटेबल्स का लगाना और अनियन का लगाना कॉमन प्रैक्टिस है कुछ एरियाज में। लेकिन उनके सवाल का जवाब ये है कि इंटरक्रॉपिंग इज नॉट ए ऑप्शन। मैं आपको बताऊं, ये एक सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं है। इंटरक्रॉपिंग फॉर स्मॉल एरिया, जहाँ पे खतरा हो कि एक क्रॉप जो है ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट, ड्यू टू डिजीज, ड्यू टू एनी अदर इशू नहीं होगी, तो उसका अल्टरनेट के तौर पर कुछ होना चाहिए। आप सर देखिए हमारे साथ एक और अहम सवाल है, माजरत के साथ मैं आपको फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ सर, एक्चुअली वक्त कम है तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। तो सर सोयाबीन की पैदावार के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है और की भी जा रही है, तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है?
ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी बात सुनिए, इस वक्त सबसे पहले तो मैं बताऊंगा 1980s में सोयाबीन का जो सीड था वो यूएसए से इंपोर्ट किया गया, और 1981 से लेकर मुझे अच्छी तरह याद है, 84, 85, 86 हम स्टूडेंट होते हैं उस वक्त, पुरानी बात है। तो इसके ट्रायल लगे, और हमारे यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसी तरह अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में ट्रायल, दो मसले हैं। मुख्तसर सी बात बता रहा हूँ कि जो वो सीड हमारे पास था, मैं टेक्निकल लफ्ज नहीं यूज कर रहा, उसमें टेक्निकल लफ्ज और हैं। जो सीड हमारे पास सोयाबीन का आया, उसका जब पॉड बनता था फली, तो वो स्प्रिंग में ये काश्त होता था, 15 फरवरी से लेकर जून तक। तो उसमें ड्यू टू वेरी हीट का वो टाइम था, बहुत जबरदस्त गर्मी होती थी, तो उसमें फ्लावरिंग होती थी और उसमें पॉड फॉर्मेशन नहीं होती थी, फली नहीं बनती थी। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन इस तरह की होगी कि वो हाई टेम्परेचर था, और वो हीट सेंसिटिव वैरायटीज थी सारी। अच्छा, वो हम आपको पता है, हम एक काम करते हैं, एक दफा दोबारा उसको किसी ने शुरू ही ना किया, फिर सालों के साल गुजर गए, कहाँ 84, 85, 86, 87, 88 की बात है, फिर दरमियान में 10, 12, 15 साल का गैप आ गया। अब पिछले 5 साल 6 साल से गवर्नमेंट को जबरदस्त रियलाइजेशन है कि जब हम 4 बिलियन का या 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का बाहर से ऑयल मंगवा रहे हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट जिम्मेदार को सब्सिडाइज करें, उसको सनफ्लावर कहें उगाए, उसको कनोला उगाए, उसको कहें सेसमम उगाए, उसको कहें कि ये जो हमारा कसुम्बा है वो उगाए, और साथ फिर सोयाबीन क्या बात है। तो सोयाबीन तो अब जो भी लोग गए हुए हैं यूएस या दुनिया के मुख्तलिफ फर्टाइल एरियाज में, तो वहां पे तो हजारों एकर्स के ऊपर है, तो सोयाबीन के ऊपर दोबारा ट्रायल शुरू हुआ। अब इसकी सिलेक्शन ऑफ द जीनोम्स कि कौन सी वैरायटी पाकिस्तान में चल सकती है, और अगर 30 जून तक हार्वेस्ट होती है, ये भारिया सोयाबीन नहीं होती, ओके नहीं होती, नहीं छोड़ दें। आप 15 जुलाई से लेकर वो देखें कि ऑटम में ये होती है, तो ये दोनों काम हो रहे हैं इस वक्त, और ये ट्रायल्स में काफी इंकरेजिंग है। अब वो सिलेक्शन हो रही है कि ऑटम में कैसे हो सकती है, और अगर ये बहारिया सोयाबीन आपने सोव करनी है, तो उसमें कौन सी वैरायटी की सिलेक्शन करनी है। इस पे काफी काम हो रहा है, सब यूनिवर्सिटियों में भी हो रहा है, और रिसर्च डिपार्टमेंट में भी, जो हमारा पंजाब का यूब रिसर्च है वहां भी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी तरह, मुझे याद है कि 3 से 4 लाइनें तो हमने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में स्क्रीन की हुई हैं, जो बहारिया सोयाबीन है, और उसमें वो इशू नहीं है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसमें फ्लावरिंग नहीं होती और उसमें पॉड फॉर्मेशन नहीं होती, दाने नहीं बनते। अब उसमें बनते हैं दाने, और उसकी प्रोडक्शन, अब देखें, अगर वो 6,000 या 7,000 फी एक मन के हिसाब से अगर वो 20 मन भी निकल जाए, तो जिम्मेदार को 3 महीने में वो जबरदस्त एक अल्टरनेट क्रॉप मिलेगी। इसमें ओके, सवाल का जवाब ये, इस पे काम हो रहा है, और वी आर होपफुल कि आने वाले 1-2 सालों में इंशाल्लाह सोयाबीन, और गवर्नमेंट के भी इस पे बड़ी प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट जी इसको सर। बाई बैक करने की प्रायोरिटी दे रही है। ओके, बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशहूर हैं। वक्त की कमी की वजह से सर आपको रोकना पड़ रहा है, नहीं तो सर बहुत मजा आ रहा है और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है आपके साथ। आपका सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद साहब हैं, वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर प्लीज पूछिए सवाल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बढ़िया बातें हैं, और ये जो फार्मिंग को जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, तो ये इज़ वंडरफुल। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ज़िम्मेदार को किस तरह बताएं कि मौसम तब्दील हो रहा है, मतलब ये तो हम साइंटिफिक बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज, तो वो क्या इस फील्ड को महसूस करता है, इस मतलब इतने हैवी जो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो वर्ड है, ये जो एक्रोनिम्स यूज़ करते हैं, तो किस तरह से उसे कम्युनिकेट करें? जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच जनाब। हम जिम्मेदार की जुबान में आपको समझा देते हैं ना। जब हमारे बाप दादा होते थे, तो आपको पता है कि दिसंबर कितना सर्द होता था। मैं जिम्मेदारों को यही कहता हूँ, फील्ड की ऑब्जर्वेशन देखें। जब अब्बासी साहब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, उस वक्त जो हमारे घड़े होते थे ना, उसके ऊपर पानी के ऊपर बर्फ जमती थी। अब मुझे दिसंबर में बता दें, अब दिसंबर में मैं जिम्मेदारों को कहता हूँ, जब आप दिसंबर में सोए करते थे वीट की, तो हमारे बुजुर्ग जो है ना 15 दिन जाकर देखते रहते थे, यार गंदम उगी नहीं अभी तक। तो गंदम कैसे उगती, टेम्परेचर इतना लो होता था कि वो बर्फ होती थी, तो वहां पे 15-15 दिन तक गंदम का सीड ही नहीं निकलता था।
अब क्या है, अब एवरेज 5 दिन में गंदम निकलती है, अगर 15 दिसंबर को भी आप सो करें। मैं उनको कहता हूँ अच्छा फिर या आप देखें, कभी हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत कम हार्वेस्टिंग सीजन जो है ना वीट का, उसमें बारिश आती थी। 15 अप्रैल मैं जिम्मेदारों को कहता हूँ, 13 अप्रैल यकम बैसाख है, कभी इधर से उधर नहीं, ये विक्रमी सन और देसी सन आपस में मिले हुए हैं। अच्छा जब 13 अप्रैल होगी तो यकम बैसाख होगा, बैसाखी का मेला होता है जिम्मेदारों का। हम ऐसे ही उसको मिस कॉन्सेप्ट करते हैं कि ये सिखों का है, ये जिम्मेदारों का बेसिकली हार्वेस्टिंग सीजन है और पूरी दुनिया में होता है। मैं आपको बताऊं थाईलैंड में, चाइना में, हर जगह पूरे रीजन में जब हार्वेस्टिंग का होता है तो 10-10 दिन, 15-15 दिन लोग जश्न मनाते हैं, ढोल बजते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, घर में दाने आते हैं, जिसके घर दाने उसके कमरे भी सियाने। आपको पता है इस बात का? तो जब ये पड़ोले भरे जाते हैं ना, खुशियाँ आती हैं, तो ये पूरे रीजन में है। अच्छा उनको हम इस तरह बताते हैं, मैं ज़िम्मेदार को मैं ये कहता हूँ, आप देख लें कभी ये इतना लोएस्ट टेम्परेचर कभी होता था? ये तो दिसंबर में होते थे। अच्छा फिर एक और खालिद साहब आपके सवाल का जवाब एक और है कि रेनी डेज़ हमारे खत्म हो गए हैं। ये इसको हम अपनी ज़ुबान में तो झड़ी कहते हैं, झड़ियाँ लगती थी, रेनी डेज़ जिसको पंजाबी में कहते हैं और वो 10-10 दिन दिसंबर में कहते थे ये एक जुमेरात को बारिश शुरू हुई है, अगली जुमेरात तक ये बारिश रहेगी। मुझे आप बता दें कि पिछले 15 साल में कभी आपने देखा है दिसंबर में बारिश होती? अच्छा फिर मैं ज़िम्मेदार को ये कहता हूँ कि ये अब रेनी सीज़न खत्म होने, अब ये है कि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, शिफ्ट इन क्लाइमेट चेंज। मैं क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। ये आगे पैटर्न में शिफ्ट हो गया है, यानी हमारा जो हार्वेस्ट आप देखें आपके फरवरी ठंडा, उसके बाद अप्रैल मार्च उसमें जबरदस्त हमारे रहने के हिसाब से जबरदस्त मौसम होता है, लेकिन फसलों के हिसाब से अच्छा नहीं। अब फिर अप्रैल में जबरदस्त हद तक सर्दी होती है और कभी भी 13 अप्रैल को अब हार्वेस्टिंग नहीं होती वीट की। कुछ एरिया जो पोटोहार के हैं और हमारा साउथ पंजाब में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे हो जाती है, लेकिन सेंट्रल पंजाब या ये तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में चला गया है। तो इतना जबरदस्त, अब देखें वो जो हमारी क्रॉप्स थी, जो हमने स्प्रिंग क्रॉप्स के सीजन रखे थे, उनका सीजन चेंज हो गया, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उनका टाइम मैंने कल बात कर रहा था अपने कोलीग से कि जो 15 नवंबर को हम वीट को काश्त करते हैं, अगर वो 13 अप्रैल को हर सूरत हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाती है, क्योंकि उसके ग्रोइंग डिग्री डेज पूरे हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है, मुझे यूज तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ग्रोइंग डिग्री डेज पूरे उस वक्त होते हैं जब 15 नवंबर को सो की। अब हम 15 नवंबर को की बजाय 30 नवंबर को भी करते रहते हैं, 15 दिसंबर तक भी करते रहते हैं, तो वो जो है उसका टेम्परेचर जो है वो पूरा उसका हो जाता है ये ग्रोइंग डिग्री डेज। अब मैंने आपकी बातों के कुछ जवाब दिए हैं कि ये इसको मैं कहता होता हूँ ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं क्लाइमेट चेंज का लफ्ज यूज ही नहीं करता, मैं उनको कहता हूँ कि पहले क्या था, 1970 में क्या था और अब क्या है। तो वो फिर हाँ जी उस वक्त ये था अब ये है, तो मैं ये कहता हूँ यही चीज है। उस वक्त इंट्रोडक्शन और ये क्राफ्ट की बड़ी सारी क्राफ्ट नई हमें लानी पड़ेंगी। जैसे मैं बार बार क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन के वकालत करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि ये जो हमारी डवार्फ किस्म की सॉर्गम और पर्ल मिलेट है, इसको अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम में लाएंगे तो ये बड़ी रेजिलियंट है। पंजाबी जुबान में रेजिलियंट का मतलब है कि ये हो जाती हैं, ढीठ हैं थोड़ी सी, इधर से उधर से टेम्परेचर को बर्दाश्त करके, कम पानी की वजह फिर भी ये हो जाती हैं। तो हमें रेजिलियंस लानी है सिस्टम में कि किसी तरीके ये सस्टेन रह जाए। और ये कॉमन मतलब इसके लिए ये बात हम कर सकते हैं कि कॉमन ऑब्जर्वेशन जिम्मेदार की क्या क्या है कि 1970 में, 1980 के अवाइल में और मेरे ख्याल में चट्टा साहब का इंटरनेट कनेक्शन जो है उनका कोई मसला बन गया है। चलिए हम अपने जाते हैं अगले मेहमान की तरफ, यासिर अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपके बारे में सर बहुत सुना है, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और खासकर अंगूरों के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर आपका बहुत काम है पोटोहार के अंदर और इस्लामाबाद पिंडी के अंदर आपके अपने बागात हैं। सर सबसे पहले तो आपको फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ, आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सर मैं चाहती हूँ कि फार्मर्स को, किसानों को आपकी कीमती राय के बारे में पता चले और वो आपके इल्म से ज़्यादा सीख सकें। सर आपका क्या ख्याल है, आपका जो नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है,
फार्मिंग के हवाले से कि किसानों को कहाँ-कहाँ मसाइल आ रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे उन मसाइल को किस तरह हल किया जा रहा है और किया जा सकता है, और फार्मर्स के एंड पर मतलब उनकी तरफ से क्या मसला है, कौन सी चीज़ें समझने में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं या उनकी मुश्किलात क्या-क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। मैं मसावी बैठक का शुक्रगुजार हूँ, मसावी बैठक का, कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से रिसर्च, एक्सटेंशन और फार्मर एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए। क्योंकि इससे पहले रिसर्च वाले एक अच्छी चीज़ बनाकर, चाहे सीड हो, चाहे कोई प्लांट्स हों, एक अच्छी सर्टिफाइड वैरायटी बनाते थे। और जो क्लाइमेट वाइज, अभी जिस तरह डॉक्टर इशफाक साहब ने भी बताया कि हर एक चीज़ का जो भी सीड है या जो प्लांट्स हैं, हम ऑर्चिड के लिए डिफरेंट वैरायटीज लगाते हैं, तो हर इलाके की अपनी एक वैरायटी होती है क्लाइमेट के हिसाब से, जो रिकमेंडेड होती है इन रिसर्च वालों की तरफ से। उसमें ये हुआ कि रिसर्च वाले करके रख लेते थे और एक्सटेंशन वालों को आपस में इतना गहरा राब्ता ना होने की वजह से वो 5-5, 10-10 साल तक जो नई रिसर्च थी, नई टेक्नोलॉजी जो होती थी, वो फार्मर तक नहीं पहुंचती थी। तो अभी ये प्लेटफॉर्म जो आपने आज बनाया है, और मुख्तलिफ जो हमारे रिसर्चर हैं, और जो गवर्नमेंट की भी अभी पॉलिसी बहुत ज़्यादा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा इंकलाब लेकर आ रहे हैं इमरान खान साहब, तो उस सिलसिले में ये जो बीच में गैप है ये कम हो जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी का मुख्तलिफ इकसाम है और उनके बारे में जो फार्मर्स को आगाही नहीं है, बेसिक वो चीज़ है जिसकी वजह से फार्मर आज दिन तक वो चीज़ें अडॉप्ट ही नहीं कर सका। क्योंकि जब तक ये टेक्नोलॉजी हम मुख्तलिफ इलाकों में एक मॉडल के तौर पर छोटे छोटे बेशक मॉडल फार्म्स बनाकर ना फार्मर को सिखाएं, तो वह अडॉप्ट नहीं करेगा, उसको इसके फायदे या नुकसानात का कोई इल्म नहीं है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता। फिर इसी तरह जो भी नई टेक्नोलॉजी होगी उसके ऊपर ठीक ठाक एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, ठीक है। तो वो उसको नहीं पता कि इसके अखराजात तो मैं कर लूंगा, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे। जिस तरह डॉक्टर शफाक साहब ने भी अभी बड़ी अच्छी बात की थी कि टेक्नोलॉजी के लिए खर्चा वो करने के लिए तैयार है, फार्मर तैयार है कि मैं महंगी से महंगी चीज लाऊं और अपने फार्म के जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन वही बात है कि वो रिस्क कैसे ले जब तक उसके सामने कोई चीज ना हो। इसी तरह फार्मर को ये बड़ा इशू होता है कि हमारे मुल्क में अभी तक सर्टिफाइड नर्सरीज नहीं है जहाँ से हम प्लांट्स बाय कर सकें। तो इसी सेम यही सीड्स के हवाले से भी है कि जब तक सर्टिफाइड चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो फार्मर को काफ़ी मुश्किलात होंगी। जैसे मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूँ कि मैंने जब अपना फार्म 2012 में ग्रेप्स का शुरू किया, तो मुझे भी मुख्तलिफ नर्सरियों से मुख्तलिफ इकसाम के पौधे उठाने पड़े। जिस तरह यहाँ का पठवा रीजन में मानसून है, तो यहाँ जो वैरायटीज़ हैं बलूचिस्तान की या अफगानिस्तान की, जैसे सुंदर खानी और डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं, उनमें तो फल आता है तकरीबन जुलाई के एंड में और अगस्त में। तो वो अगर वैरायटी हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ मानसून बहुत ज़्यादा है, जो कि जुलाई के आफ्टर 1 वीक शुरू हो जाता है। तो वो तो सारा ख़राब हो जाना है फ्रूट, तो वो तो मेरा सारा लॉस हो जाना था। तो यही जो रिसर्च वाले हैं, एनएआरसी वाले, इनसे फिर रब्ता किया। डॉक्टर शफाक साहब को पता है, मेरे बड़े भाई मरहूम जो डॉक्टर नदीम अब्बासी प्रो वाइस चांसलर थे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो उनकी वसातत से भी काफ़ी चीज़ें हमारे इल्म में आई हैं, हमने मुख्तलिफ फार्मर्स को भी वो बताई हैं। तो वो सर्टिफाइड हमें चीज़ें नहीं मिली, जिसकी वजह से अगर हमने शुगर वन लिया या परलेट लिया या डिफरेंट इकसाम किंग रूबी वगैरह, तो वो मुख्तलिफ वैरायटी उन्होंने नाम कुछ करके दिए हैं, लेकिन जब हमने वो लगा कर फ्रूटिंग पर आई तो वो सेम वैरायटी नहीं थी, उसका फ्रूट जो है वो डिफरेंट वैरायटी का था। इसी तरह सीड का भी सेम इश्यूज फार्मर को आ रहे हैं कि जो सीड उनको बताकर बेचा जा रहा है मार्केट में, और वो उसका रिजल्ट वो वाला नहीं आ रहा जो उन्होंने बताया होता है या जो बेचने वाला है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी मैं समझता हूँ कि कानूनी बातें भी हैं कि जिस तरह एक मेडिकल स्टोर में कोई बंदा
बगैर सर्टिफिकेशन के वो चीज़ें नहीं बेच सकता। तो सेम लाइक इसके ऊपर भी एक लॉ होना चाहिए और सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि जो पेस्टिसाइड्स या डिफरेंट फर्टिलाइजर या सीड्स बेच रहे हैं या प्लांट्स बेच रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेशन हो, प्रॉपर उनको लाइसेंस मिले, फिर ये चीज़ें मार्केट में दें ताकि जो फार्मर है उसके साथ धोखा ना हो और वो जो चीज़ ले रहा है उसको पता हो कि ये वाकई वही चीज़ है, इसका रिजल्ट भी फिर वो जितनी मेहनत करेगा रिजल्ट अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर देगा। तो सर ये चीज़ें जी जी सर, जी बहुत शुक्रिया आपका। सर क्रॉप डिवर्सिफिकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि किसानों को इस तरफ आना चाहिए? अगर वो आते हैं तो उनका कितना फायदा है इसके अंदर? देखें जिस तरह पहले इससे मैं खुद पुराना ट्रेडिशनल थी, गंदम, मकई, सरसों, सेम। जी तो जो जो वक्त गुजरता रहा क्लाइमेट चेंज की वजह से एक दफ़ा मेरी गंदम ज़्यादा बारी हुई तो सारी तकरीबन एक दाना भी हमें नहीं मिला पूरे इलाके में ना। काफ़ी फार्मर्स का नुकसान हो गया। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी इशू है कि फॉरेन कंट्रीज में तो वो तो फाइनेंशियल होता है, आपको प्रोटेक्शन होती है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में वो चीज़ें नहीं है कि अगर किसी फार्मर की इस तरह के कोई आफत आती है तो वो नुकसान हो जाता है तो वो उसकी कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई किसी सब्सिडी नहीं दे रही। तो ये चीज़ें भी हैं और इसी के साथ जो नई चीज़ें वैरायटीज़ हैं, जिस तरह ट्रेडिशनल हम फार्मिंग कर रहे थे तो उसका रिजल्ट, उसकी आउटपुट, उसकी इनकम हमारे जो अखराजात थे उसके तकरीबन बराबर बराबर आते थे। तो हमने नई वैरायटीज जिस तरह आर्चर्ड हो गया, टनल फार्मिंग हो गई, आर्चर्ड में भी हमने देखा कि हमारे इलाके को कौन से सूटेबल आर्चर्ड हैं जो हमने यहाँ लगाने हैं और जी सर, उनकी इसी के कामयाबी साथ हो। साथ मैं बीच में ऐड करके चाहूंगी, माजरत के साथ मैंने आपको टोका। सर आपका जैसे अंगूरों के ऊपर बहुत सारा काम है तो मैं चाहती हूँ कि आप किसानों को ये भी बताएं कि अगर कोई अंगूरों की काश्त की तरफ आना चाहता है तो इसमें उनका कितना फायदा है या कौन से इलाके की जमीनों वाले लोग इनको काश्त कर सकते हैं, किस इलाके के लिए ये ज्यादा अच्छा है और किस तरह वो इनकी निगहदाश्त कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और बेहतर पैदावार की तरफ जा सकते हैं। जी इसमें इस तरह के 2011-12 में मैंने जो पुरानी ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो छोड़ी और यही नुकसानात की वजह से, और फिर मेरे इर्द गिर्द भी तकरीबन जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने जमीनों बंजर कर दी थी, ना लगाने के बराबर हर चीज खाली पड़ी थी, ना वो मकई लगा रहे थे और ना ही गंदा। तो मैंने फिर वो थोड़ा सा सर्च की तो देखा कि अल्टरनेट जो चीजें हैं वो कौन सी हैं जो सूदमंद रहे हैं। तो मैंने ऑलिव भी देखा, वो काफी लेट 7-8 साल बाद रिजल्ट दे रहा था, और ग्रेप्स जो थे ये आफ्टर 3 ईयर दे रहे थे। तो इसके ऊपर मैंने मेहनत की और डिफरेंट जो यहाँ मौजू थी मौसम के एतबार से भी, वो वैरायटीज जो NARC की रिकमेंडेड थी वो मैंने लगाई हैं। और इसमें सबसे पहले जो भी नया फार्मर हो वो अपनी सॉइल टेस्टिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद है, तकलीफ करें, उनको साथ ले आएं, अपनी सॉइल टेस्टिंग कराएं। जो आपके यहाँ जो आर्चर्ड का एरिया है उसमें पानी का बेसिक जो चीज़ें हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने अपनी ज़मीन को प्रॉपर तैयार करके उसमें एक एक्सपर्ट ले लें जो इसके ऊपर प्रॉपर इल्म जानता हो। अगर पोठवार रीजन में है, क्योंकि पोठवार रीजन में हमारी पूरी कोशिश है कि इसको ग्रेप्स वैली बनाएं, और उसके लिए कम अज़ कम इस टाइम 200+ फार्मर हैं जिन्होंने ग्रेप्स के तकरीबन 3-4 एकड़, कम अज कम हर बंदे ने, हर फार्मर ने 3-4 एकड़ ग्रेप्स के आर्चर्ड लगाए हुए हैं। तो आप लोग जो भी नया फार्मर हो उसको हम यही रिकमेंड करेंगे कि वो हमसे रब्ता करे। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी पोठवार ग्रेप्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनाई हुई है, सावी बैठक से रब्ता करे। वहाँ से हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से भी उनकी हर किस्म की रहनुमाई करेंगे, उनको प्लांट्स की जो सर्टिफाइड प्लांट्स हैं वो हम मुहैया करेंगे। उसके लिए मार्केटिंग जो है उसकी तरफ उनको गाइडलाइन देंगे। इसमें वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग है, तो ये जितनी भी आगे चीज़ें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी स्टोरेज है, ये काफ़ी जी लंबा सर, खैर
जी काफी जी सर, लंबी चीजें बिल्कुल आज आपका बहुत शुक्रिया। आपके लफ्ज हमारे लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त बहुत जी कम है। हमारे साथ और भी बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगी कि वो भी अगर कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। हमारे साथ मिनहाज खोकर साहिब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं जी आप? जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, हम आपको अपनी सावी बैठक में खुशामदीद कहते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो जरूर मैं कीजिए। थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। जी जी सर, जरूर। मैं कोई इतना फार्मर नहीं हूँ, जी लेकिन नई इंडस्ट्रीज लगाना उनकी एक्सपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दी हुई है। मैं पहले डॉक्टर महाजिर मोहम्मद उनका जो है टेक्नोलॉजी बिजनेस एडवाइजर रह चुका हूँ 5.5 साल, और उनके लिए मैंने माइक्रोचिप डिजाइन इंडस्ट्री और वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज लगाई, जिसका फायदा मलेशिया को मोर देन $11 बिलियन। तो आजकल जो है मैं सोलराइज प्रिसीजन एग्रीकल्चर उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो है इट्स अ मेजर इशू, और इसकी तरफ जो है पिछले साल मेरी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के साथ भी, तो उस पे मैंने उनसे एक सवाल किया था कि ये 2019 पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी 3.85%, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 0.8%, यानी 3.05 इज मिसिंग। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दैट? तो उन्होंने कहा था कि हम चाइना से बात कर रहे हैं और उनसे हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जो कि पानी की बचत जो है 30% करती है, तो उससे हो सकता है कि हमें फायदा होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो है चाइना को बेच दूंगा, आप उनसे खरीद लीजिएगा, क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी जो है वो 90% पानी को बचाती है। तो खैर, अब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि फलां बंदे के साथ आप करें। मैंने कहा मैंने नहीं करना। एक अलग बात है, लेकिन जो मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है विच इज इंडोर फार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउसेस, मतलब एक ग्लास ग्रीन हाउस जिसकी 50 साल उम्र है, और वो सोलराइज पैनल्स हैं, और स्पेशल सोलराइज पैनल्स हैं जो कि ग्रीन लाइट को फिल्टर आउट कर देते हैं। मैं खुद टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो ये सारी चीजें यहाँ जी पर जो है यहाँ मेरे नजदीक है, यहाँ यूसी डेविस सर, है यहाँ और पे यूसी आपको टोकने के लिए सेंटा माजरत। क्रूज है। सर, यहाँ पे आपको जी टोकने के लिए माजरत। सर, आप बिल्कुल मतलब आपने बहुत अच्छी बात की कि मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी कि अगर पाकिस्तान भी इस तरफ आता है। सर, मेरे आपकी बात के साथ साथ एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अभी पीछे क्यों है? हमारे किसान दुनिया से पीछे क्यों हैं? क्या उसकी वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है? नहीं, पॉलिसीज गलत है। जी अगर जो है ना देखें, जो है ना गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसीज जो है ना, जब तक वो मार्केट ड्रिवन नहीं होंगी उस वक्त तक जो है ना हमारा किसान, वो बेचारा जो है ना उसको इतना इल्म नहीं है। वो अपने जो जमीन पे तजर्बात हैं, जो उसने दूसरे किसानों से बातें सुनी हैं, उसी के ऊपर चल सकता है। लेकिन हमारी एक नेशनल पॉलिसी जो है ना फॉर एग्रीकल्चर गोइंग इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज, वो नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। नेदरलैंड जिसका एक बहुत बड़ा प्रोविंस है हॉलैंड, पूरी दुनिया में मशहूर है। हॉलैंड से टूलिप्स जो है पूरी दुनिया में जाते हैं। वो उनका हॉलैंड इज द लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ टोमेटोज इन द वर्ल्ड। हालांकि वो एक यूरोपियन ठंडा मुल्क है, लेकिन वजह क्या है? वहां पर एक प्रोफेसर थे, दूसरी जंग अजीम के बाद जो है नेदरलैंड में कात होता था, लोगों के पास खाने का सामान नहीं था, तो उसने जो है गवर्नमेंट को मशवरा दिया कि भाई हमारा जो मौसम है वो इतना आउटडोर फार्मिंग के लिए मुनासिब नहीं है, लेट्स गो फॉर इंडोर फार्मिंग। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, एंड नाउ दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। उनकी पिछले साल की एक्सपोर्ट्स जो हैं इज $125 बिलियन, सेकंड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप बताएं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर की कितनी है?
वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने मुझे बताया था कि इट इज $700 मिलियन, और वो भी कि चाइना के साथ जो है हमने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह किए हुए हैं। लेकिन मसला ये है ना कि एक्सपोर्ट तो हमारी जो है वो 700 मिलियन है, लेकिन सिर्फ पाम ऑयल की इंपोर्ट जो है इज मोर देन $2 बिलियन। तो आई मीन पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ बेटर पॉलिसीज। अगर पॉलिसी जो है आप चेंज करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको सिर्फ क्रॉप सी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मंसूर साहब थे फोरम पे, अभी मेरे ख्याल में वो चले गए हैं। उन्होंने मुझे सीड दिए थे, तो स्पीड ब्रीडिंग ऑफ व्हीट सीड्स, तो वो मैंने उनको 2.5 महीने में उगा के दिए, जबकि गंदम जो है 7 या 8 महीने में, विंटर क्रॉप जो है 7 या 8 महीने में बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह 120 दिन मैंने की उनको सर तो मैंने उनको जो है 2.5 महीने में जो है वो सीड तैयार करके दिए, विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, मतलब जी, सुपर ऑर्गेनिक फूड एंड फास्ट प्रोडक्शन। यही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो अगर पाकिस्तान जो है एक नेशनल पॉलिसी बनाए, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के साथ जो है एक अच्छी जो है नेशनल पॉलिसी बन जाए जिसमें टेक्नोलॉजी का जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। देखिए मेरे यहाँ पर एक दोस्त हैं, वो half an acre इंडोर ग्रीन हाउस उनका है, एंड ही इज अर्निंग अबाउट $500,000 जस्ट फ्रॉम half an acre। तो पाकिस्तान में जो है ना, जो चीजें जिनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो बहुत ही लाजमी है। देखें वेजिटेबल्स में, फ्लावर्स में जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान जो है फ्लावर बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, कराची यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है खातून जो है रक्षंदा, वो अपना ऑर्किड्स ग्रो कर रही हैं। आई मीन आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। तो जी सर, फ्लावर्स बिल्कुल जो है ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वो आप हमारे लिए बहुत कीमती है, मोतियों की तरह, लेकिन सर वही बात है कि वक्त बहुत कम है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इधर हमारे साथ मौजूद है मजहर साहब, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे मजहर साहब? मेरे ख्याल में वो शायद उनके इंटरनेट का मसला है। यहाँ पे अब्दुल्ला वासिफ साहब ने हाथ खड़ा किया था सवाल पूछने के लिए। अब्दुल्ला वासिफ साहब। चलें, खैर ये तो ऑनलाइन सेशन में ये थोड़ा मसला रहता है, इंटरनेट का मसला और माइक का मसला, लेकिन हम सब यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें पाकिस्तान के ज़राअत के मसलों के ऊपर और उनके बेहतर से बेहतर हल तलाश कर सकें। हमारा मकसद ही ये है, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल किसान। नाज़रीन, हम इस वक्त दावत देंगे डॉक्टर खालिद साहिब को, जो कि स्मार्ट एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं। वो यहाँ पर आए और अपने कोई बेहतर हमें बता सके कि हम किस तरह पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को आगे लेके जा सकते हैं। सर खालिद, अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you so much. Thank you. It's a wonderful session. I think I'm not an expert on digital agriculture, first of all. So I'm just a learner here. So no, good to see here Minhaj Bhai and other friends here. I just want to say, I think the basic important thing is farmer को किस तरह से हम communicate कर सकें। तो सावी के लिए जो माशाल्लाह एफर्ट की आप लोगों ने, ये होल आइडिया ये कि हम किस तरह से नॉलेज को फार्मर के डोर स्टेप पे ले सकें। सर माजरत के साथ सर, मैं चाहूंगी कि आप सावी के बारे में भी को बताएं, ताकि हम तौर पर बात कर सकें और हमारा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। मेरे ख्याल में वो सावी के ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन रखेंगे, लेकिन मैं इसी जस्ट मिनाज साहब की बात को कंटिन्यू रखना चाहूँगा। और आई मे बी कैन पुट दिस क्वेश्चन बैक टू प्रोफेसर इशफाक साहब कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए फार्मर के जहन में ऑलवेज फेयर होता है। उसका फर्स्ट फेयर आता है मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं चीज़ करूँगा, ये मेरे लिए न्यू एरिया है, न्यू गो एरिया है। तो उस चीज़ के लिए मतलब उस तो को नॉलेज कैसे भेजना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। जो अर्बन एरियाज़ के करीब जो फार्मर्स हैं उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज़ में, जैसे कि फार्मर रहीम यार खान में बैठा है, भावलपुर में है, लिया में, तो डॉक्टर साहब आप कैसे बताते हैं कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? तो आज हम डॉक्टर इशफाक साहब से सुनते हैं, चूँकि आज की बैठक के मेहमान वे हैं। जी डॉक्टर इशफाक साहब, थैंक यू। आप म्यूट हैं सर, डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं।
खालिद साहब प्लीज रिपीट करना जरा, सॉरी। अच्छा, मैं ये कह रहा था जो Question. आशा आप कह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा फेयर फार्मर ज़हन में आता है मार्केटिंग का, या फिर उसके पास नॉलेज की। जी उस चीज़ को किस तरह से जो है उसको गैप को कैसे फिल किया जाए? आप आईसीटी की बात कर रहे थे, कैसे आईसीटी को प्रमोट किया देखा जाए कि ये आपका एक मतलब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है, आपने अगर मार्केट एक्सेस करनी है। यहाँ पे हमारे साथ बल्कि प्रोफेसर तारिक भट्ट साहब हैं यहाँ यूके से माशाल्लाह। तो ये जो इशू आ रहा है कि हमने पेस्टिसाइड्स को यूज़ अपनी क्रॉप्स को इस काबिल नहीं बनाया कि वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। असल में ये जो मैं आईसीटी और आईटी का यूज इन एग्रीकल्चर या किसी भी और फील्ड में, ये ऐसा जो हमारे, आपको पता है जिम्मेदार जो है कितने, उनमें थोड़े से पढ़े लिखे होने का मसला है, लिटरेसी का मसला है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कंप्यूटर को यूज करेंगे, लेकिन वो जो सर्विसेज एंड गुड्स को ट्रांसलेट करके जो रिजल्ट्स हैं वो उनको हम दें सिंपल जुबान में। हम उनको ये बता सकते हैं कि जैसे आजकल पाकिस्तान में और पाकिस्तान में अक्सर फार्मर जो है वो, खास तौर पर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वेदर की एप्स जो है वो यूज कर रहे हैं, बेशक खुद करें या उनके बेटे भतीजे, उनके खानदान में और लोग के आने वाले शॉर्ट टर्म वेदर किस तरह का होगा, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये मुख्तलिफ वो यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमने जो फार्मर्स के लिए खास तौर पर जो फर्टिलाइजर यूज है उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक ऐप मुतारफ करवाई है। फिर उसके अलावा मैंने उस दिन आपसे बात की थी कि यूएस में मिनहाज साहब ये सारे एक्सपीरियंस वाले लोग जानते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कारपोरेशन है जो एडवाइजरी सर्विस देते हैं। हम जिम्मेदार को साइंस नहीं पढ़ा सकते और ना उसको आईटी बता सकते हैं। हम उसको ये बता सकते हैं कि ये सॉइल है, ये सॉइल सोयाबीन के लिए फिट है, ये सॉइल शुगर केन के लिए फिट है, इसमें आपने ये जो रेंजार खां एरिया है इसमें आपने वीट की ये वैरायटी शो करनी है, जब आप खानेवाल आएंगे ये करनी है, जब आप फैसलाबाद आएंगे ये, जब चकवाल जाएंगे तो ये। और उसके साथ साथ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं साइट स्पेसिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास इस वक्त एडवाइजरी सर्विस, सॉइल सिलेक्शन, सीड सिलेक्शन और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो एग्रोनॉमिक टेक्निक्स हैं वो हमारे पास हर एरिया की हैं, वो कन्वे हम कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एप्स। अब जमाना जो है वो ये अब आ गया है। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदार जो हमारा, उनको इलिटरेट नहीं हम कह सकते। हमारे बहुत सारे जिम्मेदार यंग जनरेशन है, वो उन्होंने ऑप्ट किया एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री, और वो काफी सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं। और फिर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को छोड़कर नॉन कन्वेंशनल, जिसकी मैं बात कर रहा था, नई क्रॉप्स जिनकी मैं बात कर रहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे एसेंशियल ऑयल्स हैं, कट फ्लावर्स हैं, जैसे मिनाज साहब कह रहे थे कि एक छोटा सा सूबा, एक छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया को कट फ्लावर दे रहा है, पूरी दुनिया को वो, वहां पे हम जो क्रॉप मॉडलिंग के और इरिगेशन मॉडलिंग के जो स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि पूरी दुनिया को जो मॉडलिंग और जो चीजें सिखाई हैं वो नीदरलैंड ने सिखाई है, वो दुनिया में जबरदस्त लोग प्रोफेसर है। तो ये उस पर हम नहीं जाते। अब हमें जिम्मेदार को एडवाइजरी सर्विस देने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसलेट करना है और उसको बताना है हमने कि सिंपल आप ये उर्दू में और पंजाबी में कि आप ये 5 स्टेप और 10 स्टेप लें तो आपकी जो है प्रोडक्शन वो पहले से बेहतर हो जाएगी। उसमें अब मैं तो बार बार, मैंने पहले भी आपने पहली टॉक में थोड़ा सा यही कहा था कि सीड प्राइमरी चीज है। एक सीड कॉर्न का चेंज होने की वजह से टोटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसकी चेंज हुई और उसकी टोटल प्रोडक्शन सिस्टम चेंज हो गया। अब देखें कहाँ पे 20 मन फी एकड़ निकलती थी आज से 10-15 साल पहले, अब 110 मन और एवरेज 100 मन है। और अगर वो 1300 भी होती है, 1,30,000 का 1 एकड़ है, उसमें 30,000 अगर उसकी कॉस्ट हो जाए तो 1 लाख रुपया पर एकड़ जिम्मेदार को बचता है। तो वो है एक्चुअल प्रोडक्शन, ये है। अगर आप बाकी तो कंपेयर कर रहे हैं, हमारे तो फिंगर टिप्स पे हैं, क्योंकि हमारा तो मतलब यही है, भाई प्रोफेशन भी यही है और इसका प्रोफेशन भी यही था एग्रीकल्चर, और पढ़े भी हम एग्रीकल्चर है। मुझे तो हर चीज की कॉस्ट और प्रोडक्शन फिंगर टिप्स से याद है।
हम आपका एक टॉपिक जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आपका एक वर्ड इसमें यह है कि हाउ टू इंक्रीज द नेट इनकम ऑफ द फार्मर। तो हम अब हम आईटी का जो एप्स हैं वो डेवलप करने के सावी आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ये बहुत अच्छा है। मैंने 500 मिलियन के से ज्यादा इंटरनेशनल फंडिंग लेके पाकिस्तान में क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर काम किया और फिर लोगों को ट्रेंड किया उसके ऊपर। और फिर लोग जो काम कर रहे हैं उनको हम उसकी ऐप्स बनाएं, वेदर की ऐप बनाएं, सॉइल की ऐप बनाएं, हम बैलेंस फर्टिलाइजर की, व्हेन टू, अब इरिगेशन की बात है, पानी हमारे पास इतना प्रेशियस, एक एक कतरा जो है, अब दुनिया में कॉन्सेप्ट प्रेसिजन एग्रीकल्चर का ये है कि सिंगल ड्रॉप सिंगल ग्रेन, जो एक एक ड्रॉप है उससे ग्रेन उगाया जाए, एक सिंगल ग्रेन भी जाया ना हो, सॉरी ड्रॉप भी जाया ना हो, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास हमने लेके आना है। हम ये जो जिम्मेदार जो हमारा करता है ना कि उसकी बारी आ गई 8 दिन के बाद, उसने जरूरत है नहीं है, उसने फसल को पानी लगा देना है, ये हमें खत्म करना पड़ेगा। यानी प्रेसिजन के ऊपर हमें जाना है। हर इनपुट जो है वो इंतहाई कीमती है, इंतहाई महंगा है, तो उसको, इसीलिए तो हम कहते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, मैं इतनी दफा बात करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तब कम होगी कि अगर हम उसको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें, और वो होगी जैसे सब हम मुत्तफिक हैं डाइवर्सिफिकेशन से, वो होगी यूज ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर और मेकिंग द न्यू एप्स, और फिर वो यूजर फ्रेंडली एप्स हों, ये ना हो कि आम जिम्मेदार उसको खोल ही ना सके। और वो जी इशफाक साहब, सर आपने बिल्कुल सही बात कही, इसीलिए हमारे नाजरीन के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, जो कि इंशाल्लाह हम अपने आइंदा सेशन में इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें यकीनन वो बहुत ज़्यादा इस मुल्क के लिए भी मुफीद साबित होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए भी। तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी की वजह से हमें इसे वाइंड अप करना पड़ेगा, सेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे साथ एक बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे साथ शामिल हों और अपनी कीमती राय के बारे में हमें बताएं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक भट्ट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, alhamdulillah. You have to give me my Urdu and Punjabi are terrible because I was brought up in the UK. So sir, no problem, no problem. Hopefully you don't mind if I speak in English. But I've No had problem, a sir, you long link with Pakistan. I've been coming to give training in Pakistan. I worked closely with the Pakistan Agricultural Research Council many years ago. But my interest is working with companies. I work mostly with international companies in developing products and strategies and for pest and disease control. So to give you an example, there's a company called Certis. It's a global company, and we're developing a new fumigant. So you talk about, for example, and I have to admit, there's some beautiful thoughts being shared by the colleagues, and I've learned a lot in the process by listening to some of the colleagues. For example, I learned something about the grape production in Pakistan, and also about the comments about diversification. And I've got so much to say because we work with industry, and obviously including companies which have big, massive glass houses. I mean, the area of glasshouse areas in Holland, but also Turkey and also Spain are massive. But also coming with them are problems of pests and diseases, nutrition, and so on. So we try to tackle those problems. And to give you an example of approach, when you have intensive agriculture, particularly in Pakistan, you have small acreage land areas, you'll then build up pests and diseases. And we're developing a new fumigant with Certis. So this is fairly safe compared to some of the conventional fumigants. So you can sterilize the soil and come back to use the soil within a couple of days because that's safe. And it has additional bonuses because also it can stimulate plant growth in very small quantities. So we're looking at how to make it easier for agriculturalists, to make it cheaper, to be cost effective, because one colleague mentioned about profitability. I agree with him. I also believe with the automation, there's no way that Pakistan can escape from automation. If it wants to be competitive, because remember, you've not just got to produce for yourselves, you have to produce for export to reduce the deficit. You have to be 1 step, 2 steps, 3 steps ahead. And so Pakistan has to be self-sufficient, instead of buying things in all the time.
So for me, I'd love to see, and I think it's a great initiative, the SAWI. I think it's a wonderful initiative because I think the more activities you have like this to help the growers can only feed in and accelerate, some of the reforms that are necessary to bring some of the growers up to date with some of the modern technologies. And where we come from, because I'm working with industry, developing new products, and I mentioned strategies, not just products. It's okay having a product, but having a strategy is important. So, for example, with the Germans, we've developed what we call lure and kill strategies, where instead of spraying large areas of land with pesticide, what we do, we bring the pest, we use an attractant, find out what it finds attractive, and lure the pest to the control agent. So we reduce the amount of chemicals you have to apply, making savings, and at the same time, you're protecting the environment. So it's also being clever, outmaneuvering your enemy, and in this case, the pests that you're dealing with. Likewise, the diseases, in making predictions, I think with anything that gives some sort of advanced warning to the growers can only be beneficial. Monitoring, from my discussions with colleagues in Pakistan, one thing I've learned is monitoring is very poor. It's almost non-existent. And I work with companies where we're developing monitoring tools, advanced monitoring tools. They can actually give forward warning of the risks, not just of pest density, but also whether the pest is resistant to disease, to insecticides. I remember when I came to Pakistan many decades ago, they had big problems because they used to lose about $4 billion worth of cotton because of cotton leaf curl virus transmitted by Bemizi, the whitefly. This was then, I think, almost the defense expenditure of Pakistan, 4 billion in those years, many, many years ago. So just imagine if the right sort of approaches and strategies have been implemented, a big impact could have been made, on the control of the whitefly, but also to mitigate the effects of the cotton leaf curl virus. Shortcuts. I mean, you can see, for example, with messenger RNA. You're absolutely right, sir. You're absolutely right. We will take some steps towards, these strategies. But we are with short of time, so we have to conclude this session. Thank you so much. We are very pleased to have you. Thank you so much, sir. Inshallah, Dr. Saab ke saath ek proper session rakhenge, inshallah. I think this is wonderful. Now, I think this is exactly Sabi is coming up with this whole philosophy of how do we get thinking together sustainable food. I mean, it's Sabi, it stands for sustainable agriculture, water, and intelligent environment. So it's a like whole ecosystem approach. So thinking and sowing the seeds today and thinking about the next generations. I mean, I was really shocked to see Pakistan. I mean, the word UNDP and IMF has reported Pakistan, 47% of the population lives under water stress at the moment. And we are not talking about the challenge that we are facing. Like, sorry, ये अंग्रेजी में है नहीं जाना, हमने पंजाबी में रहना है. जी सर, हमारे farmers को इंग्लिश समझ नहीं आता. बहुत शुक्रिया. Over to you. I think maybe session को आप अगर session, I think we are up with the time with your plan. So thank you again, and I look forward to see you next time. Thank you so much, sir. ये थे हमारे मेहमान हमारे साथ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया. नाज़रीन, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं हमारे भी दिमाग में, और यकीनन मैं ये सेशन खत्म करना नहीं चाह रही क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं. लेकिन इसके लिए हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपको अपना नंबर देंगे. आपके जहन में जो भी सवाल हैं वो आप पूछिए, हम अगले सेशन में इंशाल्लाह आपको उनके जवाब देंगे. इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर कोई किसान किसी नई क्रॉप पर, किसी नई फसल के ऊपर काम करना चाहता है और उनको इनके बारे में राय चाहिए या किसी किस्म की मदद की जरूरत हो, जैसे कि वो जमीन की तैयारी किस तरह कर सकता है, उसे कौन सा बीज लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, और पानी कितना देना है, कब देना है, और मौसम की बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक उनको अपनी क्रॉप को किस तरह लेके चलना है, हम इंशाल्लाह ये सारी एडवाइजरीज मुफ्त में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं. इसके साथ साथ नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है. बेशक ये बहुत मुश्किल है इसको, प्रोग्राम को, इस सेशन को खत्म करना, लेकिन इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते मिलेंगे 8:30 पर रात को. इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे. हम ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो कि इंशाल्लाह किसानों के मसलों के बारे में बात करेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी लाकर हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसानों को किस तरह खुशहाल कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे. आप सब मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले हफ्ते. अल्लाह हाफिज. Thank you. Thank you very much.